हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने, आप लोगों ने जो अपना यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, क्लास 10th का साइंस का पेपर लेके आए हैं। आज हम इस पेपर में आपका 20 नंबर का जो ऑप्शन है उससे हम आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको बताने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो देखो क्या है, उत्तल दर्पण पहले आप बना लीजिए। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया। और ये हो गया आपका ध्रुव। और यहां मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। और ये मान लो फोकस। अब वस्तु यहां कहीं होगी। अब मान लो कोई वस्तु अगर समांतर जाएगी तो वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से रिटर्न हो रही है। अगर कोई वस्तु सेंटर कर्वेचर से जाएगी तो वह उसी मार्ग पर वापस आएगी। तो यानी यहां पर ये काट रहे हैं तो यही इसका इमेज बनेगा। अब काटती हुई प्रतीत हो रही है यहां, तो यही इसका इमेज आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। और कहां बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, वक्रता इसमें दिया है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, ये गलत है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में गलत है। ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, इसी के बीच में ये बन रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं। तो जैसे मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है ना, तो ये आपका अविलंब हो गया। अब कह रहा अविलंब से दूर हट रही है, तो अविलंब से दूर हट रही है मतलब ये इस तरह से जा रही है, तो अविलंब से दूर हट रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये माध्यम आपका क्या है, ये माध्यम आपका सघन है और ये माध्यम आपका विरल है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, हमने इस पर वीडियो भी बनाया, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने खुद अपनी कक्षाओं में, स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो कह रहा है तो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यही ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना। और दूसरे वाले में आपका ऑप्शन कौन सा सही था? दूसरे वाले में ऑप्शन नंबर सी सही था। और इसमें हो गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ऐसे स्थिति में प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 है, तो एफ बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है? उत्तल है। तो देखो क्या है कि ये मान लो ये आपका उत्तल लेंस है ना। ये आपका हो गया, प्रकाशीय केंद्र सी, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, एफ डैश, ठीक है ना। और ये मान लो आपका हो गया एफ। तो अब वस्तु का इमेज राइट साइड में बनता है उत्तल लेंस में, तो फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी तथा इसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो कोई वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी u बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ये प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर है, तो इसलिए ये माइनस चिन्ह के साथ होगा। अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पर आप रख दीजिए। तो 1/v की जगह पे क्या हो जाएगा नहीं पता है, माइनस 1/u की जगह पे माइनस 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f की जगह पे 15। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/15, या 1/v बराबर हो जाएगा 1/15, 1/15 अब प्लस इधर आएगा माइनस 1/30 हो जाएगा। तो या 1/v बराबर क्या मिल जाएगा? 1/v बराबर 30 और 15 का एलसीएम 30 होगा, और 30 में 15 का भाग देंगे 2, माइनस 30 में 30 का भाग देंगे 1। तो 1/v बराबर क्या मिल जाएगा? 1/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा? v का मल्टीप्लाई v में करेंगे v, 30 × 30, तो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा।
अब देखो ये धन चिन्ह आया, धन चिन्ह का मतलब लेंस के दूसरी ओर मतलब राइट साइड में बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कैसा बनेगा, तो ये देखो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में हमेशा उल्टा बनता है। अब यहाँ आप देख सकते हो u और v दोनों का मान 30 है, तो ठीक है ना, तो इसका आवर्धन 1 हो जाएगा। तो आवर्धन 1 हो जाएगा मतलब वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। इसमें दिया 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर, तो वस्तु की ओर फिर दिया है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। तो ये आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि u और v समान है, u का मान भी 30 है, v का मान भी 30 है, तो इसका आवर्धन 30/30 1 हो जाएगा। अब नीचे बनेगा ना वास्तविक प्रतिबिंब, चूंकि ये वास्तव में मिलेगा ना, जब जाएगा तो जो इमेज फॉर्मेशन करेगा वास्तव में बनेगा, वास्तव में काटेंगी तो रियल वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इस तरह से जब उल्टा बनेगा वस्तु के आकार, चूंकि एक आ रहा है तो वस्तु के आकार का होगा। यानी ये जो आपका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसको अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया जो श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है। चलो हम इसको प्रिज्म बना देते हैं। तो जब प्रिज्म आप बनाओगे यहां से श्वेत प्रकाश गुजारा जाए, क्या गुजारा जाए, श्वेत प्रकाश। तो जब यहां से आप श्वेत प्रकाश को गुजारते हो तो ये इस तरह से यहां से आप देखते हो इस तरह से विबग्योर मिलता है ना। तो सबसे ऊपर आर होता है, रेड होता है, सबसे नीचे वी होता है। तो कह रहा है आधार से दूरस्थ है, तो ये आपका आधार है ना, ये क्या है आधार, तो आधार के सबसे करीब आपका वायलेट होता है, और आधार से दूरस्थ क्या होगा, रेड होगा, रेड मतलब लाल होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा चौथे का ए होगा, ठीक। 5वें नंबर में दिया है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। 5वें एम्पियर सेकंड, तो ए फॉर एम्पियर, एस फॉर सेकंड, तो एम्पियर का मतलब आई हो गया और सेकंड का मतलब टी। तो आई इंटू टी बराबर क्या होता है, क्यू, और क्यू का मतलब क्या है, आवेश। तो ठीक है ना, तो आवेश है, यानी ये आवेश का मात्रक है, किसका मात्रक है, आवेश का। तो 5वें में जो हमारा सही ऑप्शन होगा, 5वें का सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। 6वें नंबर में दिया है दो सेल R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध के दो तार क्रमशः समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें धाराएं I1 I2 प्राप्त I1 व I2 उनमें प्रति सेकेंड उत्पन्न I1 I2 धारा प्रवाहित होती है तथा उसमें उत्पन्न उष्मा H1 H2 है, तो उष्माओं का अनुपात होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं I1 बराबर हो जाएगा क्या, I1 बटे समांतर क्रम में ना, तो I1 बटे I2 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2 हो जाएगा, है ना। तो मिला जुला करके ये जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6वें का जो सही होगा यानी H1 बटे H2 बराबर हो जाएगा R2 बटे R1, ये आपका एकदम सही जवाब है। और 6वें का क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 6वें का ए आपका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए आप, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पश्चात अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह, है ना। और पेपर तो बहुत इजी आया था, परंतु देखिए स्टूडेंट लाइफ में जो विद्यार्थी होते हैं, जो जिस क्लास में पढ़ते हैं या जिस क्लास का एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके लिए वो कठिन ही होता है, ठीक। फिलहाल पेपर ना तो ज्यादा कठिन था ना तो आसान था, मीडियम का पेपर है। दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखो आप जानते हो यह बराबर होता है I इंटू बी इंटू एल, है ना। तो हमें बी का मात्रक चाहिए, क्योंकि बी को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
तो बी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल। तो एफ का मात्रक हो गया न्यूटन, ठीक, बटे आई का मात्रक हो गया एम्पियर और एल का मात्रक हो गया मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर एकदम बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद में दिया है मेथेन का सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो मेथेन का सूत्र एल्केन ग्रुप का है, तो ये बहुत आसान है, इसे मार्स गैस कहते हैं और इसका राइट ऑप्शन होगा CH4, ठीक है ना, ये बिल्कुल एकदम आसान था। 9वां नंबर में दिया है कौन सा सजातीय श्रेणी है। तो देखो सजातीय श्रेणी में, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी का मतलब एक ही है। सजातीय श्रेणी में बराबर का अंतर होता है ना। तो देखो दिया है यहाँ C2H4, फिर यहाँ दिया है CH4, और जो सजातीय श्रेणी होती हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। तो देखो C से C2 से C जाएगा तो C तो आएगा, लेकिन H4 से H4 जाएगा, H2 नहीं आएगा, तो इसलिए ये सही नहीं है। फिर दिया है CH4 और C2H6, है ना। अच्छा देखो ध्यान से, C2 से C जाएगा तो C बचेगा और H6 से H4 जाएगा तो H2 बचेगा। यानी सजातीय श्रेणी में, इसमें हमने वीडियो भी बना रखा था और कहा था बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो देखो आया भी है, ठीक है ना। तो ये आपका सजातीय श्रेणी है, क्योंकि इसमें CH2 का अंतर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका सही जवाब है C है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट का सूत्र। इससे आसान ना तो कभी आया है, शायद आएगा भी नहीं। इसका नाम है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, बहुत आसान था ये। इसके बाद में दिया है क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध जल का पीएच मान होता है इसको तो आप जानते हैं, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जिस पे समान होती है वो वही आपका क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। उस पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता समान होती है, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, और 10वें वाले का राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए नंबर, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया एंटीमनी है, क्या है, उपधातु। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। तो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था, और इसका सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है में क्या है, मेथिल एसीटेट, या इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH प्लस C2H5OH, C2H5OH। इसके बाद में यहाँ एरो दिया है फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ है सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेट, क्या है H2SO4। फिर यहाँ आगे दे दिया है, यहाँ क्या रहेगा, प्लस H2O कर दिया है ना। तो देखो कुछ करना नहीं है, देखो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो ये H2O बनेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3COO, और यहाँ क्या बचेगा C2H5, यानी ये CH3COO C2H5, यानी ये एथिल एसीटेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट। और ये जो आपका है CH3COO C2H5, सी नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बायोलॉजी का प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो इसको आप जानते ही हैं, बहुत आसान था, ATP है, ठीक है ना। ATP हो गया। इसके बाद में 15 नंबर में दिया है, 15 नंबर में दिया है कि पित्तरस का स्राव होता है। तो बहुत ये भी ठीक ही है, बिल्कुल कठिन तो नहीं है, यकृत द्वारा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया पराग कोश में होते हैं, तो इसमें पराग कण होते हैं पराग कोश में, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही जवाब डी होगा। 17 में दिया पत्तियों में कलियां विकसित होती है, तो इसका जो आपका करेक्ट जवाब है ब्रायोफिलम, यानी सी नंबर 17 का आपका जो सही जवाब होगा सी नंबर होगा, ब्रायोफिलम में होता है पत्तियों की कलियों का विकास। और 18वां नंबर में दिया है एक लंगी फूल का उदाहरण है, तो 18वां का जो सही जवाब है पपीते का फूल, ठीक है ना, यानी ए नंबर इसका सही जवाब है। और 19 नंबर में दिया है
एक स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्तदाब होता है, इसको तो लगभग सभी लोग जानते हैं, 120/80, ठीक है ना, 120/80। ये एक सामान्य मनुष्य के का क्या होता है, सामान्य मतलब स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का, घास गेहूं आम, ये खाद्य श्रृंखला नहीं है, घास को गेहूं नहीं खाएगा, ना तो गेहूं को आम खाएगा, इसलिए ए नंबर गलत है। बी नंबर में दिया घास बकरी और मानव, ये सही है, ठीक है ना, घास है। देखो घास को कौन खाती है, बकरी, है ना, अब बकरी को कौन खाता है, मानव, आप जानते ही हो, है ना, घास को बकरी खा जाती है, बकरी को मानव खा जाता है। तो ये आपका जो सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो और क्वेश्चन है इसका वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।